हेलो डियर स्टूडेंट्स, एन अवस्थी वीडियो सॉल्यूशन सीरीज में आज हम लेवल 2 के क्वेश्चन 11 टू 20 डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 हमें बोल रहा है एन ऑर्बिटल कैन नॉट हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दे मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। दैट मीन्स एक ऑर्बिटल में आप 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप करिए और दोनों इलेक्ट्रॉन भी अपोजिट स्पिन के होने चाहिए। फिर इसका एक्सप्लेनेशन है, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स एज इट इज़ पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये स्टेटमेंट भी सही है कि यहाँ पर इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए लेट से ये हमारे पास 2s ऑर्बिटल में है, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए 2। हमारे पास l की वैल्यू दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए 0 हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर m की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, बट जो s की वैल्यू होगी वो एक के लिए +½ होगी और दूसरे के लिए -½ होगी। तो सारे के सारे यहाँ पर 2 0 0 ये 3 क्वांटम नंबर्स तो सेम हो गए, बट लास्ट क्वांटम नंबर दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलग अलग होगी। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अंदर अपन कंसिडर करते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 12th। ऑर्बिटल हैविंग XZ प्लेन एज नोड मे बी 3DXY। तो हमारे पास 3DXY भी हो सकता है और 3DYZ भी हो सकता है। ऐसा क्यों? जब आप यहाँ पर DXY को बनाते हैं, DXY हमारे पास ऐसा बनता है, इसमें जो नोडल प्लेन होंगे वो नोडल प्लेन इसके परपेंडिकुलर प्लेन होगा। परपेंडिकुलर एक्सिस है Z एक्सिस, तो दोनों X और Y एक्सिस Z एक्सिस के अलोंग जो प्लेन बनाएंगे तो हमारे पास नोडल प्लेन होंगे यहाँ पे XZ और YZ। यहाँ पर हमारे पास नोडल प्लेन दिया हुआ है XZ प्लेन, तो ये XZ प्लेन अपने को DXY ऑर्बिटल में भी मिल सकता है और DYZ में भी मिल सकता है कि यदि आप Y एक्सिस रख दें यहाँ पे और Z एक्सिस रख दें तो हमारे पास ये YZ जब आप बना देंगे DYZ, तब यहाँ पर नोडल प्लेन हमारे पास कौन कौन से होंगे? 2 नोडल प्लेन होंगे यहाँ पर भी, XY और XZ। तो XZ यहाँ पर दोनों में आ रहा है, तो दोनों में से किसी एक में हो रहा है, तो मे बी का मतलब सही है, तो यहाँ पर ये ट्रू हो जाएगा। फिर बोल रहे 3DXY हैज़ 0 रेडियल नोड। तो रेडियल नोड हमारे पास होता है n-l-1, तो हमारे पास n की वैल्यू है 3, l की वैल्यू d ऑर्बिटल के लिए 2 होगी, -1 इक्वल टू यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ये भी हमारा ट्रू स्टेटमेंट है, बट इन दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। तो 12th का आंसर हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है 13th। द वैल्यू ऑफ n फॉर ए लाइन इन बार्मर सीरीज। तो अपने पास यहाँ पर बार्मर सीरीज के लिए क्या बोला गया है? द वैल्यू ऑफ n फॉर ए लाइन इन बार्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हैविंग द हाईएस्ट वेवलेंथ इज 4 and 6। तो बार्मर सीरीज में हमारे पास क्या होता है कि n1 जो होता है वो हमारे पास 2 फिक्स हो जाएगा और हायर एनर्जी हमारे पास 3 4 5 कुछ इनफाइनाइट तक हमारे पास n की वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हाईएस्ट वेवलेंथ किसके लिए होगी? हाईएस्ट वेवलेंथ उसके लिए होगी जिसके लिए एनर्जी सबसे कम होगी। तो 3 to 1 जब अपन ट्रांजिशन करेंगे तब यहाँ पर एनर्जी मैक्सिमम होगी या मिनिमम? यहाँ पर एनर्जी मिनिमम होगी और यहाँ पर वेवलेंथ जो होगी वो मैक्सिमम होगी। तो ये स्टेटमेंट दिया गया है कि 4 से 2 वाला जो ट्रांजिशन है वो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ वाला होगा, तो ऐसा नहीं होगा, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। फिर अपने पास सेकेंड स्टेटमेंट है, फॉर बार्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द वैल्यू ऑफ n1 इज़ 2 और n2 की वैल्यू 3 4 5 टू इनफाइनाइट हो सकती है। ठीक है, तो 13 में हमारे पास ये ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा, करेक्ट है। तो एक पहला फॉल्स है फिर ट्रू है, तो हमारे पास A इज़ करेक्ट बट R इज़ रॉन्ग, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है Cu2+ इज़ ए कलर्ड आयन। तो कॉपर हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें लास्ट वाले सेल में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d10 4s1। तो हमारे पास कॉपर 2+ जब आप कर देंगे तो ये बन जाएगा 3d9 4s0। तो d9 कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह जाएगा हमारे पास इस तरह से। तो इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होगा और इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के बाद में जब एनर्जी रिलीज होगी तो वो हमारे पास विजिबल रीजन में आ जाएगी। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, Cu2+ अपने को कलर शो होगा। बट इट इज़ नॉट ट्रू कि हमारे पास कोई भी आयन जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो कलर शो करेगा ही करेगा, क्योंकि इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा हमारे पास वो ट्रांजिशन
ज़रूरी नहीं है कि विजिबल रीजन में लाई करे ही करे। यदि वो विजिबल रीजन में लाई करेगा, उससे रिलीज होने वाली एनर्जी, तब वो कलर शो करेगा, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। तो 14th का भी यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15th, फॉर n इक्वल टू 3 l मे बी 0 1 2 एंड m मे बी 0। तो 0 + -1 0 + -1 एंड +-2। तो यहाँ पर हमारे पास बोला क्या गया है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि यदि n की वैल्यू अपन ने कुछ भी ली तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 to n-1, और m की वैल्यू जो होगी वो -l 0 और +l होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है और एक करेक्ट भी है। तो हमारे पास 15th का आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, 16th अपन देखें, तब p ऑर्बिटल इज डम्बल्ड शेप। तो सही बात है, अपन p सब शेल का जब शेप बनाते हैं, जैसे x एक्सिस या इसको y एक्सिस मान लेते हैं पी वाई, तो ये डबल शेप हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट है। फिर देखते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल कैन हैव एनी वन ऑफ द 3 वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कि p अपने पास सब शेल है, इसमें 3 ऑर्बिटल है, इन तीनों ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन अपन ने यहाँ पे भरा, तो यहाँ पर आप आइदर -1 रख सकते हैं या 0 रख सकते हैं या +1 रख सकते हैं, कुछ भी ओरिएंटेशन या नेम इसका हो सकता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, बट इन दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। तो 16th का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 17th, एनर्जी ऑफ 3d ऑर्बिटल इज मोर देन 4s ऑर्बिटल फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो यहाँ पर देखिए 3d और 4s, तो हमारे पास n+l की वैल्यू देखें तो 3 + 2 d ऑर्बिटल के लिए 2 हो जाएगी, और यहाँ पर 4 + 0, तो यहाँ पर n+l की वैल्यू ज़्यादा है। यदि n+l की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी तो हमारे पास ओवरऑल एनर्जी भी इंक्रीज़ करेगी। दैट मीन्स ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और एक दूसरे के एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो 17 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है 18th, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइकिंग गोल्ड फॉइल इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट वर डिफ्लेक्टेड। ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में जब आपने अल्फा पार्टिकल्स बॉम्बार्ड कराए थे तो सारे के सारे पास कर गए थे, बस कुछ ही पार्टिकल्स हुए थे जो डिफ्लेक्ट हुए थे। बट यहाँ पर अपने को क्या बोला गया कि हमारे पास मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे थे, फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू साइज ऑफ एटम। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे पास साइज ऑफ एटम की रेडियस यदि अपन देखें, रेडियस ऑफ एटम हमारे पास एंगस्ट्रॉम में होती है, तो हमारे पास रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होती है वो 10⁻⁻15 मीटर होती है। तो इतना कम साइज इसका होता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो अपने पास 18th का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 18th का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 19th, द 19th इलेक्ट्रॉन इन पोटेशियम एटम एंटर्स इनटू 4s ऑर्बिटल एंड नॉट 3d ऑर्बिटल। तो अपन पोटेशियम का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आर्गन के बाद में 4s1 आता है, 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता। क्यों? क्योंकि हमारे n+l रूल से देखें कि हमारे पास 4s और 3d में 4 + 0, 4 यहाँ पर आ रही है n+l की वैल्यू, और 3d में 3 + 2 5 आ रही है। तो n+l की वैल्यू हाई होने की वजह से यहाँ पर क्या होगी, एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो एनर्जी का एक्सप्रेशन यदि आप देखेंगे तो 4s की एनर्जी 3d से कम होती है, तो अपन इलेक्ट्रॉन अबोव प्रिंसिपल से लोअर एनर्जी में पहले भरेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है और एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, इसलिए 19th का ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 20, द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इमिटेड आउट ड्यूरिंग जंप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 5th to 2nd ऑर्बिट इज। तो हमारे पास 5th ऑर्बिट से आपने 2nd ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन किया तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होगी, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस यहाँ पर होगी n2 - n1 n2 - n1 + 1/2। तो हमारे पास हो जाएगा 5 - 2 यानी 3, 5 - 2 + 1 4/2। तो ये वैल्यू हो जाएगी 6। तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट तो हमारा ट्रू हो गया। फिर बोला गया नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस गिवन आउट ड्यूरिंग ए जंप आर गिवन बाई। तो ये फॉर्मूला नहीं होगा, फॉर्मूला हमारे पास ये है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। तो 20th का आंसर हमारे पास क्या होगा कि ए तो करेक्ट है बट रीज़न रॉन्ग है। तो 20th का आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा।